नमस्कार दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही है सीटेट जुलाई 2024 के लिए, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 6 का भूगोल। उसमें ऑलरेडी हम कक्षा 6 के भूगोल में अध्याय 1 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखेंगे अध्याय 2, जिसमें दिया है अक्षांश और देशांतर। तो इसमें आज हम आप लोगों को थ्योरी बताएंगे और इसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस थ्योरी को देखने के बाद आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसमें थ्योरी। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी एवं बीच में थोड़ी उभरी हुई है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। हूबहू लाइन उठा करके दे दिया जाता है सीटेट में। ग्लोब पर देश, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उसे उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब आइए इसको हम आपको ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। अब देखिए मित्रों, ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ग्लोब पर हम क्या करते हैं, देश एवं महाद्वीप महासागरों के आकार को उसको हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। कह रहा है कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ग्लोब पर आपको इस तरह की सुई दिखाई देगी। और ये क्या होता है, उत्तरी ध्रुव होता है, जिसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। और ये हमारा होता है साउथ पोल। तो ध्यान में रखेंगे, ये क्या है, सुई है जो आपको ग्लोब में इस तरह का दिखाई देगा। लेकिन मित्रों ध्यान में रखेंगे, पृथ्वी में ऐसी कोई सुई नहीं है। ये क्या है, काल्पनिक चीज़ें हैं। मात्र आपको ग्लोब में ये सुई देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। अब आइए मित्रों इसको ग्लोब के माध्यम से समझते हैं। अब आइए मित्रों इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, जिसको हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। इसी को हम विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी भू मतलब होता है पृथ्वी, मध्य मतलब होता है मध्य, यानी पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो ध्यान में रखेंगे, पृथ्वी में ऐसी कोई रेखा नहीं है, ये मात्र एक काल्पनिक है। लेकिन ग्लोब पर ये रेखा खींची गई है, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। अब विषुवत रेखा के उत्तर में ये हमारा उत्तर है, विषुवत रेखा से उत्तर में ये है नॉर्थ और ये क्या है, साउथ है। तो इसको क्योंकि गोले का आधा है, इसलिए इस वाले पार्ट को हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और इस वाले पार्ट को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। अगला पॉइंट कह रहा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाता है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के 1/4 है। अब इसको ग्लोब के माध्यम से समझें मित्रों। तो ये हमारा ग्लोब है। अब देखेंगे विषुवत वृत्त से, तो विषुवत वृत्त हमारा ये है। अब इसके समानांतर हम उत्तरी गोलार्ध में इस तरह की रेखाएं खींचते हैं, तो ये क्या होंगी, समानांतर होंगी। विषुवत वृत्त से अगर दक्षिण में खींचते हैं तो ये भी क्या होंगी, हमारी समानांतर होंगी। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। पहली बात, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी क्योंकि ये समानांतर हैं। अक्षांशों को किस में मापते हैं, तो अंश में मापते हैं। विषुवत वृत्त को हम क्या कहते हैं, तो जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे जैसे अक्षांश जीरो अक्षांश रेखा से इस ध्रुवों की तरफ हम बढ़ते हैं, तो आप जानते हैं कि ये 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री का ये 1/4 पार्ट होगा, यानी 90 डिग्री होगा। तो जीरो से उत्तर में 90 डिग्री जो होगा उसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। जीरो से अगर हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये होगा हमारा दक्षिणी ध्रुव। अगला पॉइंट कह रहा है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है।
जो अभी हमने आपको बताया है उसी बात को ये कह रहा है। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में बेलो होरिजोटे दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर 20 अंश उत्तरी अक्षांश तथा बेलो होरिजोटे 20 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। कहने का मतलब ये है मित्रों कि ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ग्लोब में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर हम 20 अंश उत्तरी अक्षांश लिखें और 20 अंश दक्षिणी अक्षांश। तो ये है 20 अंश उत्तरी अक्षांश और ये है 20 अंश दक्षिणी अक्षांश। तो भारत हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में चंद्रपुर है जो कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, लेकिन बेलो होरिजोटे यहाँ पर है जो ब्राज़ील में है, तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ये स्थित है। कहने का मतलब ये है मित्रों कि 20 अंश पर स्थित तो है, लेकिन एक उत्तरी गोलार्ध में है और एक क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो इसलिए इनको अंश को यानी अक्षांश को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध लिखना जरूरी है। कह रहा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। अब मित्रों इसको हम ग्लोब से अगर समझें तो देखिए ये क्या है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा किसको कहते हैं, तो 0 अक्षांश को कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या है, 23.5 डिग्री, यह है 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, तो ये कौन सी रेखा होगी, कर्क रेखा, ये होगी कर्क रेखा। उसके बाद कह रहा है कि 66.5 डिग्री, तो 66.5 डिग्री ये है नॉर्थ में यानी उत्तर में। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त कहेंगे। उसके बाद अगर दक्षिण में आते हैं तो ये है हमारी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहेंगे। फिर यहाँ पे हमारा है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। अगला पॉइंट है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब देखिए मित्रों, इसको हम ग्लोब के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ग्लोब है। अब देखिए ये हमारा सूर्य है, सूर्य से किरणें यहाँ पर पड़ेंगी इस क्षेत्र में, यानी ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर क्या होंगी, लंबवत पड़ती रहेंगी और वर्ष में सभी अक्षांशों पर इस क्षेत्र में एक बार दोपहर सिर के ठीक ऊपर होंगी, इसलिए इस क्षेत्र में यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण इसमें ऊष्मा सबसे अधिक मिलेगा, इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद अगर इस क्षेत्र की बात की जाए मित्रों, तो यहाँ से सूर्य की किरणें अब लंबवत नहीं पड़ेंगी, तिरछी होती जाती हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। अगर दक्षिणी गोलार्ध में भी देखें तो इस क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। उसके बाद इसके बाद देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या होगा, सूर्य की किरणें और लंबवत बिल्कुल ही नहीं पड़ेंगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी आएंगी और इस क्षेत्र में देखेंगे तो सूर्य की किरणें बिल्कुल पड़ेंगी ही नहीं और यहाँ पे ठंड पड़ने लगेगा, इसलिए इस क्षेत्र को हम कहते हैं शीत कटिबंध कहेंगे। और इधर भी उत्तरी गोलार्ध में भी देखेंगे तो इस क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त,
एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखेंगे मित्रों कि किसी भी स्थान को अगर आपको जानकारी चाहिए तो उस स्थान का अक्षांश और देशांतर जानना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, जो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं, ध्यान में रखेंगे। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश वृत्त की लंबाई कम होती जाती है। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त विषुवत वृत्त होता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। देशांतर रेखाएं एक दूसरे को ध्रुवों पर काटती हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। दो देशांतर रेखाओं की बीच की सर्वाधिक दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप दोनों 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अब आइए मित्रों, इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ से जीरो देशांतर रेखा ग्लोब पर खींची जाती है। तो जब जीरो देशांतर रेखा इसको खींचेंगे तो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इधर वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहेंगे क्या, पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाले क्षेत्र को हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। अब ध्यान में रखें मित्रों, यहाँ से इस तरह से आपको ग्लोब पर देशांतर रेखाएं दिखाई देंगी। इस तरह से आपको देशांतर रेखाएं दिखाई देंगी इस तरह से। और ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से देखिए, इधर हम बढ़ रहे हैं ध्रुवों की तरफ इधर, तो देख रहे होंगे कि ये देशांतर रेखाएं आपस में ध्रुवों पर मिल जा रही हैं, यानी यहाँ पर इनका मान शून्य हो जा रहा है। अब यहाँ पर एक दूसरे को देख रहे होंगे कि देशांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित यानी काटती हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि देशांतर रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, तो ध्रुवों पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। जीरो देशांतर रेखा ब्रिटेन के लंदन शहर से होकर गुजरती है, जिसे प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं। जीरो देशांतर रेखा पूर्व की तरफ 180 देशांतर रेखाएं तथा पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जीरो देशांतर रेखा एवं 180 देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं, जिसे पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अब देखिए मित्रों, इसको हम ग्लोब के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए हमारी जीरो देशांतर रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है। जीरो देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। जीरो देशांतर रेखा से अगर हम पूरब की तरफ जाते हैं तो 180 देशांतर रेखाएं इधर हैं और 180 देशांतर रेखाएं इधर हैं, यानी टोटल कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 हो गई। जीरो देशांतर रेखा और 180 देशांतर रेखा जो जीरो देशांतर रेखा के जस्ट अपोजिट है, ये क्या करती हैं, दोनों रेखाएं कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती हैं। तो इधर वाला जो क्षेत्र होगा वो पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला जो क्षेत्र है होगा उसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। 180 देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। असम में धुबरी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। जीरो देशांतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उसे समय जीरो देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा।
पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे तथा जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। अब आइए मित्रों, इसको हम ग्लोब के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा क्या है, जीरो देशांतर रेखा है। जीरो देशांतर से अगर पूरब जाते हैं तो क्या होगा, समय बढ़ेगा, और जीरो देशांतर से अगर हम पश्चिम जाते हैं तो समय क्या होगा, हमारा घटेगा। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए जीरो देशांतर रेखा से जो भी देश पूरब में होंगे उसका समय क्या होगा, आगे होगा, और जो पश्चिम में होंगे उसका समय पीछे होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है एवं 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कहने का मतलब ये है मित्रों कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, 24 घंटे, और 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा, और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। तो कई बार प्रश्न आ चुके हैं कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट। तो देखेंगे, भारत का स्थानीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो भारत का जो मानक समय है कितना लिया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। कैसे आगे है, हमने अभी आपको बताया कि जो देश जीरो देशांतर रेखा से पूरब होगा उसका समय क्या होगा, आगे होगा। तो भारत जीरो देशांतर रेखा से पूरब में है, और कितना है भारत का मानक समय, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो अभी आप पढ़े हैं कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, तो 5.5 घंटे का समय लगेगा। इसलिए ग्रीनविच समय से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। कहने का मतलब ये है मित्रों कि अगर ग्रीनविच समय पर यानी ग्रीनविच रेखा पर यदि वहाँ पर समय दिन के 12 बज रहे हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। नेक्स्ट है, भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। रूस में 11 मानक समय अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। तो ये तो मित्रों थे एनसीईआरटी कक्षा 6 अक्षांश और देशांतर चैप्टर से ये थ्योरी थी। अगर इसका आप देखना चाहते हैं क्वेश्चन तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।